सादर प्रणाम। मेरा नाम है रंजना और आप सभी का स्वागत है कांति रंजना मिशन अवेयरनेस चैनल कर्मा पर। आज मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे ऑनलाइन पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 के बारे में। उत्तराखंड सरकार द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए या फिर आम नागरिकों के जो सुझाव थे, उनकी मांग थी, उनकी शिकायतों, सुझावों और मांगों को सरकार तक आसानी से पहुंचाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, विभिन्न विभागों द्वारा जितने भी निर्माण से संबंधित कार्य किए जाते हैं या फिर जितने भी अन्य कार्य, जो भी नागरिकों से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, उनसे यदि कोई भी नागरिक संतुष्ट नहीं है या वो अपनी शिकायत करना चाहता है या फिर कोई सुझाव देना चाहता है तो इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर सकता है। इस पोर्टल में शिकायत या सुझाव दर्ज करने के दो माध्यम हैं। या आप इंटरनेट पर सीएम हेल्पलाइन 1905 जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर तो cmhelpline.uk.gov.in की वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं या फिर 1905 पर कॉल करके दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी शिकायत दर्ज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जानकारी जो आप दर्ज कर रहे हैं वो शिकायत की श्रेणी में आएगी या नहीं। इस हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से कुछ विभाग या कुछ आयोग या मान्य न्यायालय के वाद ऐसे हैं जो इसमें दर्ज नहीं होते हैं। यदि आप उनकी शिकायतें यहाँ पर दर्ज करते हैं तो वो शिकायत की श्रेणी में नहीं आती है। शिकायत दर्ज करने से पहले मैं आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ कि क्या क्या इसमें शिकायतों की श्रेणी में नहीं आता है। सबसे पहली बात, मान्य न्यायालय में जितने भी वाद विचाराधीन हैं उससे संबंधित शिकायत इस पोर्टल पर नहीं होती है। दूसरी बात, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित शिकायतें भी इस पोर्टल पर दर्ज नहीं होती हैं। तीसरी, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित शिकायत भी इस पोर्टल में दर्ज नहीं होती है। अब वो क्यों नहीं होती हैं? जैसे ही आप सीएम हेल्पलाइन पोर्टल सर्च करेंगे गूगल में, सीएम हेल्पलाइन 1905 सर्च करेंगे और उसमें जब आप शिकायत, सुझाव, मांग वाले कॉलम में क्लिक करके मोबाइल नंबर अपना डालकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो उसमें विभाग के नाम आते हैं और विभागों में ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो जिन विभागों के वहाँ पर नाम नहीं आएंगे उससे संबंधित शिकायत दर्ज नहीं होगी। अब बात आती है कि किन किन चीज़ों की हम शिकायत करें। जैसे आपने देखा होगा, सड़क निर्माण से संबंधित समस्या, बिजली, पानी, या फिर आप जानवर जब खेतों में बहुत ज़्यादा आते हैं उससे संबंधित समस्या, या फिर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन से संबंधित समस्या, या फिर कोई कार्मिक आपको परेशान कर रहा है तो उसकी शिकायत। इन चीज़ों की शिकायत आप इस पोर्टल पर कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, दो ऑप्शन है। यदि अगर आपको इंटरनेट नहीं चलाना आता है तो आप फ़ोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको इंटरनेट चलाना आता है, और ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी शिकायत बहुत छोटी होती है, कई बार आपकी शिकायत काफ़ी बड़ी होती है जिसमें आपके पास प्रॉपर तथ्य भी होते हैं, तो आप उस शिकायत को कैसे दर्ज करें, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके अंत में आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से आप करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसकी शिकायत आप कहाँ दर्ज करेंगे? समाज कल्याण विभाग में। नंदा गौरा योजना से संबंधित अगर आप कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उसकी शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे? महिला एवं बाल विकास विभाग में। लोक निर्माण विभाग की मैं बात करती हूँ कि अगर कोई सड़क है, आप उसकी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो सड़क का निर्माण किसने किया है ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी भी करता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी होती है और नगर निगम के द्वारा भी की जाती है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो सड़क लोक निर्माण विभाग ने की बनाई है या फिर किसी और ने। जिस विभाग का जो काम होगा उसी विभाग में आप शिकायत दर्ज करेंगे। तीसरी बात, जब भी आप लेटर लिखते हैं या कोई भी शिकायत लिखते हैं तो वो संक्षिप्त में होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी ना हो।
जैसे आप इसमें शिकायत दर्ज करेंगे सीएम हेल्पलाइन 1905 में, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 200 शब्दों में होनी चाहिए। यदि आप लेटर में लिख रहे हैं तो लेटर भी आप संक्षिप्त लिखें। अब क्यों लिखें ये भी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कोई वीडियो बहुत लंबी होती है तो उसे कोई नहीं देखना चाहता है, बहुत कम है जो देखना चाहेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट्स बने होते हैं तो आप फटक फटक देखते हैं। सेम वही स्थिति वहाँ भी होती है। जैसे आप शिकायत को इतना लंबा चौड़ा ना लिख के अगर आप मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे तो उसको आसानी से हर अधिकारी भी पढ़ लेता है और उसका आसानी से निस्तारण भी हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे अगर किसी सड़क के मरम्मत की या सड़क के पुनर्निर्माण की शिकायत करनी है तो मैं कैसे लिखूंगी। मैं उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप भी उसी तरह से लिख सकें। सेवा में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड जहाँ भी हो, और जनपद लोक निर्माण विभाग जनपद जहाँ भी हो। विषय आ जाएगा मेरा, जैसे मैं उदाहरण देना चाहती हूँ सड़क का, हाँ, विषय आ जाएगा मेरा कि नाला पानी से आईटी पार्क तक की सड़क के मरम्मत के संबंध में। विषय में सिर्फ इतना ही होना चाहिए जिस शिकायत को आप कर रहे हो। फिर आ जाएगा महोदय विनम्र निवेदन है कि नाला पानी से सहजधारा तक की सड़क में विभिन्न खड्डे हैं, गड्ढे हैं या फिर सड़क टूटी फूटी है जिस कारण से एक्सीडेंट होने की संभावना है या फिर एक्सीडेंट हो चुके हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त सड़क का पुनर्निर्माण या मरम्मत करने का कष्ट करें। संलग्न मैं जरूर एक चीज़ें डालूंगी, क्या फोटोज डाल सकती हूँ, वीडियोज डाल सकती हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी शिकायत को करने के लिए तथ्य होने भी बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपकी शिकायत को भी शिकायत की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। एक इसका रीज़न ये भी होता है, और भी रीज़न होते हैं लेकिन एक रीज़न ये भी होता है। इतना, फिर उसमें अपनी डेट डाल दूंगी, नीचे साइन करके, एड्रेस करके, मोबाइल नंबर करके अपलोड कर दूंगी शिकायत को। शिकायत जितनी छोटी हो और जितने संक्षिप्त शब्दों में हो वो उतनी ज़्यादा बेहतर होती है। इस तरह से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब बात आती है कि शिकायत कितने दिनों में निस्तारित होती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे उसमें तो शिकायत दर्ज कर रहे हैं, उसका कोई निस्तारण ही नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 1905 में चार ऑफिसर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 1 का ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो सबसे निचले स्तर का हो या जो उस प्रकरण से सबसे नज़दीकी से जुड़ा हुआ हो। जैसे मैं जन्म प्रमाण पत्र की बात करती हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के स्तर से दिए जाते हैं। अगर किसी ने बोल दिया जन्म प्रमाण पत्र की शिकायत कर दी कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो वो शिकायत लेवल 1 ऑफिसर मतलब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास जाएगी। उनके पास शिकायत में लेवल 1 ऑफिसर को 15 दिन का समय दिया गया है। वर्तमान में 15 दिन उनके पास रहेगी। 15 दिन तक अगर उन्होंने निस्तारित कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो लेवल 2 के पास चली जाती है। लेवल 2 के पास 7 दिन रहती है। 7 दिन अगर उन्होंने निस्तारित कर दिया तो ठीक है, लेवल 3 के पास चली जाती है तो 7 दिन उनके पास रहेगी। फिर भी अगर उन्होंने निस्तारित कर दिया तो ठीक, लेवल 4 के पास फिर 7 दिन जाती है। यदि उन्होंने निस्तारित कर दिया है तो ठीक, अगर नहीं किया है तो सीधा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल में या इनबॉक्स में चली जाती है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर महीने इनकी समीक्षा करते हैं। अब कोई भी ऑफिसर नहीं चाहेगा कि उनकी क्लास लगे, तो इसलिए लेवल 1, 2, 3, 4 पर आते ही वो समाप्त भी हो जाती है। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 महीने तक या 2-3 महीने के भीतर ये शिकायत का निस्तारण किया जा सकता है या हो जाता है। तो इस तरह से आप इस पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत का ससमय निस्तारण प्राप्त कर सकते हैं। बेशक, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी वही है कि शिकायत की श्रेणी में आना जरूरी है। जब भी आप शिकायत दर्ज करेंगे ऑनलाइन तो उसमें आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके द्वारा प्रेषित की गई जानकारी का टेम्परेरी क्रमांक संख्या ये है। शिकायत की श्रेणी में आने पर आपको क्रमांक SMS द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी शिकायत या आपकी जानकारी शिकायत की श्रेणी में आती है तो आपको मैसेज मिल जाता है और उसके बाद आप इसकी वर्तमान स्थिति को भी जांच सकते हैं। ये तो हो गई शिकायत की बात। अब बात आती है सुझाव या मांग की बात। ऐसा नहीं है कि इस पोर्टल में आप सिर्फ शिकायत ही कर सकते हैं, इसमें आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में डाला था तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी या उनकी सुझाव भी थे कि इसमें जो 4,000 रुपये का मानक है वृद्धावस्था पेंशन में, उसकी जगह ज़्यादा होना चाहिए। प्लस इसमें जो उसमें लिखा है कि पौत्र और पुत्र 20 साल से ऊपर होने पर उनको BPL श्रेणी को छोड़कर अन्य को
वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी अगर उनके पुत्र या पौत्र 20 साल से ऊपर हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। जैसे वर्तमान में अभी कई बच्चे ऐसे हैं कि 20 साल के बाद में 25-26 साल तक वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार के जो वृद्धजन हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पर भी अगर आप अपने सुझाव जैसे प्रेषित करना चाहते हैं तो आप CM हेल्पलाइन 1905 पर भी अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के अन्य सुझाव भी आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अन्य लोगों को शेयर करना, ताकि हमारा जो एक तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उसमें पारदर्शिता बनी रहे और जो एक सरकारी तंत्र है वो जनता के प्रति, जनता के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हो, जागरूक हो। और इसके लिए जितना सरकारी तंत्र प्रतिबद्ध है उसके साथ ही साथ जनता का भी जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।